बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेशनल क्वांटिटी सर्वेइंग के बेसिक कोर्स में आज की क्लास होगी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या है और उसमें कौन कौन सी चीज़ शामिल होती है, इसके बारे में आज हम जो है वो बुनियादी चीज़ें समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज़ है। व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट? तो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन है, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन क्लाइंट एंड कॉन्ट्रैक्टर विच इज एनफोर्स्ड बाय लॉ। कोई भी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट दो फरीकैन के दरमियान तय पाता है। उसमें एक फरीक क्लाइंट और दूसरा फरीक कॉन्ट्रैक्टर कहलाता है। एक फरीक अपना काम करवाना चाहता है और दूसरा फरीक उसके काम को मुकम्मल करके अपनी सर्विस जो है वो फराहम करता है। तो दोनों फरीकैन के दरमियान जो मुआहदा तय पाता है, जो एग्रीमेंट तय पाता है, उसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। अब आ जाते हैं दूसरी लाइन पर, विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। इसका क्या मतलब है? तो इसको समझने के लिए अगर हम एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट को दो अलग अलग अल्फाज में बांट दें तो हमें इसको समझने में आसानी हो सकती है। अगर हम एग्रीमेंट को देखते हैं तो एग्रीमेंट एक ऐसा मुआहदा कहलाता है जो दो फरीकैन आपस में बैठकर तय करते हैं। उसमें तीसरा फर्द अगर मौजूद हो या ना हो उसकी ज़रूरत नहीं होती, और इसके अलावा उसमें कोई कानूनी इतलाक भी अगर ना हो या शामिल कर लिया जाए तो कोई उसकी ज़रूरत नहीं होती। मिसाल के तौर पर अगर आपने किसी कॉन्ट्रैक्टर से सर्विस लेनी है और आप उसके साथ जो है वो कंसल्टेंट या आर्किटेक्ट की मौजूदगी में एग्रीमेंट करते हैं, उसमें आप जो है वो इंजीनियरिंग के कानून के मुताबिक या जो है वो लोकल कानून के मुताबिक कोई भी शिक अपनी मर्जी से अगर उसमें दाखिल करते हैं या नहीं करते तो उसमें आपकी दोनों फरीकैन की मर्जी होगी। डिस्प्यूट के जो है वो जुमरे में आपकी थर्ड पार्टी या आपका बाहमी मुआहदा ही काम आएगा। दूसरी सूरत में कॉन्ट्रैक्ट वो एग्रीमेंट है जिसमें पहले ये तय किया जाता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट हम कर रहे हैं वो किस कानून के तहत है। मतलब उसमें हर काम को करने के लिए, हर डिस्प्यूट को क्लियर करने के लिए और काम के तरीकाकार को वज़ा करने के लिए कानून का सहारा लिया जाता है, और किसी भी डिस्प्यूट की सूरत में उसको कानून के दायरे में रहते हुए हल किया जाता है। तो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट इसलिए कहेंगे कि वो कानून के मुताबिक उसको जो है वो वाज़ेह तौर पर लिखा गया है और कानूनी जो है वो कार्रवाई के लिए मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स उसके पहले से तैयार करके रख दिए गए। उम्मीद है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का जो है वो कॉन्सेप्ट या कॉन्ट्रैक्ट की जो तारीफ है वो आपको बेहतर तरीके से मैं समझा पाया हूँगा। अगर इसमें कोई चीज़ रह गई है या आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। सेकंड, कंटेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? तो कॉन्ट्रैक्ट किसी भी कंपनी का हो, किसी भी काम का हो, उसमें अपने काम की बुनियादी ज़रूरियात को जो है वो मद्देनज़र ज़रूर रखा जाता है। इस वीडियो में हम कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में जो जो चीज़ें शामिल होती हैं या जो जो चीज़ें शामिल की जाती हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं,
उसको आप देख लें। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, क्लाइंट ने आपका जो है वो टेंडर एक्सेप्ट किया और आपने उनकी ऑफर को कबूल किया, ठीक है। उसका लेटर, एग्रीमेंट, बामी मुआहिदा, जो कि एक पेज से लेके एक बुक तक भी हो सकता है, जैसे जैसे प्रोजेक्ट की नोयत होगी, ठीक है। वर्क ऑर्डर, क्लाइंट ने आपको जो वर्क ऑर्डर दिया उसमें परचेज ऑर्डर, उसमें सर्विस, उसमें जो भी उन्होंने अपने काम करवाने हैं उनका उन्होंने जो ऑर्डर इशू किया वो आपको वो ऑर्डर की सूरत, वर्क ऑर्डर की सूरत में उसके साथ अटैच करके देते हैं। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं जो एक कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कंडीशंस, कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन सी जो है वो कंडीशंस मद्देनजर रखी गई हैं। टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, जो भी काम करने के लिए उसके तरीकाकार, उसको मटेरियल को ख़रीदने के लिए उसकी बुनियादी जो खसूसियात हैं और जो स्पेसिफिकेशंस हैं उसका मुकम्मल एक बुक की सूरत में साथ में अटैचमेंट होती है। कॉन्ट्रैक्ट कंडीशंस भी एक बुक की सूरत में साथ में अटैच की जाती हैं, या फिर एक्सटर्नल रेफरेंस उसके साथ मेंशन कर दिया जाता है, जैसा कि हम कोई भी ASTM कोड या ACI कोड या ब्रिटिश स्टैंडर्ड कोड जो है वो इस्तेमाल करते हैं। बिल ऑफ क्वांटिटीज, BOQ। बिल ऑफ क्वांटिटीज जो है वो हमारी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की रीढ़ की हड्डी है। इसमें तमाम क्वांटिटीज का जिक्र कर दिया जाता है कि जो जो काम होना है उसमें जो भी कॉन्ट्रैक्ट में काम कंसीडर किया गया है वो उस BOQ में लिख दिया जाता है, उसकी क्वांटिटी को मेंशन कर दिया जाता है। उसके बाद आती है ड्राइंग। कंस्ट्रक्शन का काम होगा, इंजीनियरिंग का काम होगा, तो ड्राइंग जो है वो बुनियादी ज़रूरत है। तो ड्राइंग भी इसकी अटैचमेंट का बुनियादी हिस्सा होती है कि काम को हमने किस शक्ल में मुकम्मल करना है। तो ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा या मेन स्ट्रक्चर जो है वो आपके सामने है। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस लगा होता है, एग्रीमेंट उसके साथ मौजूद होता है, वर्क ऑर्डर उसके साथ लगाया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कंडीशंस की एक अलग से बुक होती है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के साथ में बुक फराहम कर दी जाती है या फिर उसके रेफरेंसेस कोड कर दिए जाते हैं, उसमें बिल ऑफ क्वांटिटी साथ में दे दिया जाता है और ड्राइंग्स फराहम कर दी जाती है। इस सारे डॉक्यूमेंट पे दोनों फ्री कैन की सील एंड स्टैंप जरूरी होती है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि कॉन्ट्रैक्ट की कौन कौन सी इकसाम है। आज हम सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की इकसाम के बारे में जो है वो मेन पॉइंट्स देखेंगे। कहीं वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। उसके बाद एक एक पॉइंट को लेके उसकी डिटेल में आपको मैं समझा दूंगा कि कौन कौन सी चीज़ें किस कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन सी चीज़ें मद्देनज़र रखी जाती हैं या किस कॉन्ट्रैक्ट की कौन कौन सी कंडीशन होती है। तो सबसे पहले हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो इस्तेमाल जो है वो टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में कॉन्ट्रैक्ट की जो किस्म है वो है कॉस्ट प्लस फी कॉन्ट्रैक्ट। इसमें ये होता है कि कॉन्ट्रैक्टर जितना भी काम उसने किया है उस काम की एक्चुअल कॉस्ट जो है वो क्लाइंट को सबमिट कर देता है और उसके बाद एक एग्रीमेंट तय होता है कि हम इस जो है वो मौजूदा लागत के ऊपर फीस कितनी लेंगे। क्या उस काम की लागत के हिसाब से हम फीसद के हिसाब से या परसेंटेज जिसे हम कहते हैं परसेंटेज के हिसाब से हम चार्ज करेंगे या उस फीस को हम अलग जो है वो बाई वर्ड बाई काउंटिंग हम जो है वो मेंशन कर देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने एक कमरा बनवाना है तो आपसे कॉन्ट्रैक्टर कहता है जी कमरे पे जो भी खर्चा आएगा वो आपके सामने होगा, उसके बाद मैं अपनी जो है वो 10,000 या 20,000 रुपया आपसे फीस लूँगा, ठीक है, जो जिसमें उसके ओवरहेड्स और इंजीनियरिंग चार्जेस वगैरह जो भी चीज़ें होंगी वो शामिल होंगी। नेक्स्ट आ जाते हैं फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। इसे हम
लमसम कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। आपने कोई भी काम करवाना है, आप उसका अपने हिसाब से जो है वो इंजीनियरिंग एस्टीमेट बना लेते हैं, एक एस्टीमेट रख लेते हैं कि हमारा ये काम 10,000 में, 20,000 में, 40,000 में होगा, और उसके हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर्स को बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि जी आप भी इसी एक फिगर में बता दें, एक लाइन में बता दें कि हमें इतने पैसे चाहिए, हम ये काम मुकम्मल करके देंगे। उसके अलावा हमें कोई जो है वो एक्स्ट्रा चार्जेस जो है वो नहीं चार्ज करेंगे। तो इसे हम लमसम कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं। उसके बाद आता है आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट। पाकिस्तान और इंडिया में सबसे ज़्यादा काम जो प्रोजेक्ट जो है वो किए जाते हैं वो आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट पर किए जाते हैं। इसमें हर आइटम को, ब्रिक वर्क को, प्लास्टर को, खुदाई को, फर्श को, हर आइटम को अलग अलग से कैलकुलेट किया जाता है, और सबसे पहले तखमीने में अलग से कैलकुलेट किया जाता है और एग्जीक्यूशन के बाद दौरान एग्जीक्यूशन अलग से कैलकुलेट किया जाता है, और जो वर्क डन होगा उसको आइटम रेट के हिसाब से अलग अलग से क्लेम कर लिया जाता है। जैसा कि नॉर्मल आप प्रोजेक्ट्स पे देखते हैं कि बिल बन रहा है। परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट, ये गवर्नमेंट के कामों में और जहाँ पे पहले से BOQ मौजूद हो वहाँ पर जो है वो काम करने में आसानी पैदा करने के लिए, मसलन हमारे पास पहले से रेट लिख दिए गए हैं, रेट बना दिए गए हैं, और हम उस पर ही उसी का रेफरेंस देते हुए कोटेशन लेते हैं। क्लाइंट उसकी कोटेशन लेता है और कहता है कि हमने जो गवर्नमेंट के मार्केट रेट वज़ा कर दिए गए हैं उसके मुताबिक हमें बताएं कि आप कितने उससे ऊपर या कितने उससे नीचे या उसके बराबर किस हिसाब से आप पेमेंट लेंगे। फर्ज करें गवर्नमेंट के हिसाब से एक काम 1 लाख में हो रहा है, तो एक कॉन्ट्रैक्टर आता है वो कहता है जी 1,05,000 में करके दूंगा, एक आता है कि जी मैं 5,000 बिलो मतलब 95,000 में कर दूंगा। ठीक है, तो उसका एक जो है वो बेसिक बेंचमार्क जो है वो फिक्स कर लिया जाता है पहले, और वो जो रेट है वो पहले कैलकुलेशन करके मुकम्मल काम करके क्लाइंट अपने पास रख लेता है, और कॉन्ट्रैक्टर को भी ये खुली छूट होती है कि आप अपना जो है वो टाइम दिया जाता है उसे कि आप अपनी वर्किंग कर लें, और वर्किंग करने के बाद आ जाए हमारे पास कि आप इससे इन रेटों के मुताबिक काम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, इन रेटों से ज़्यादा आप कितने लेंगे या कम आप कितने लेंगे। ठीक है, लेबर रेट कॉन्ट्रैक्ट, जैसा कि इसके नाम से ही ज़ाहिर है, इसमें मटेरियल की शमूलियत नहीं होती, बाज़ औक़ात इसमें इक्विपमेंट भी क्लाइंट जो है वो फराहम करता है, तो इसे लेबर रेट के हिसाब से जो डील किया जाता है। प्राइम कॉन्ट्रैक्टर जो है वो अपने सब कॉन्ट्रैक्टर को जब काम सबलेट करता है तो उसको लेबर रेट की शक्ल में सबलेट करता है। बाज़ औक़ात बड़े प्रोजेक्ट्स भी लेबर रेट पर किए जाते हैं जहाँ पर क्लाइंट में ये जो है वो कैपेबिलिटी हो, क्लाइंट ने ये अपने पास वर्किंग करके रखी हो कि वो टाइम टू टाइम अपना मटेरियल फराहम कर सकता है। EPC कॉन्ट्रैक्ट, APC कॉन्ट्रैक्ट से मुराद इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें एक क्लाइंट अगर अपनी सादा ज़मीन लेके, सादा एक प्लाट लेके आ जाता है और कहता है कि इस पे आपने ड्राइंग भी बनानी है, इसका आपने ज़मीन का जो है वो मुकम्मल टेस्टिंग से लेके ड्राइंग बनाने के बाद इसकी जो है वो एंड तक, मतलब कह लें कि क्लाइंट आता है पैसे लेके और प्लाट लेके, वो कहता है जी मुझे ये मेरा मंसूबा है, ये मेरे जो है वो ख्याली जो है वो मेरा मंसूबा है, इसको पेपर पे भी आपने ही लाना है, इस पे मुकम्मल वर्किंग भी आपने करनी है और कंस्ट्रक्शन भी आपने करनी है, इसकी जो मटेरियल चाहिए वो भी आपने अरेंज करना है, मुझे सिर्फ इसकी यूज़ करने के लिए चाबी चाहिए और मुझे ये तैयार हालत में चाहिए, इसको हम EPC कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है, कैलेंडर कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादातर मैकेनिकल की साइट्स, ऑयल एंड गैस सेक्टर में यूज़ होता है जहाँ पे मशीनरी की इन्वॉल्वमेंट होती है। इसमें आपको एक जनरल सी मिसाल दे दूँ, आप सबके पास गाड़ी
होगी, किसी के पास बाइक होगी, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे आप एक बंदे को कहते हैं जी मेरी बाइक है, इसकी आप जो है वो ओवरऑल कर दें, इसका जो भी काम होने वाला है आप उसको कर दें, इसमें जो मटेरियल लगेगा वो आप लगाएं, ठीक है, उसका बिल बना लें, जो आपकी सर्विसेज होंगी वो टाइम के हिसाब से मैं दूंगा। मतलब आपका 1 घंटा लगता है तो 1 घंटे का तय कर लें, 500, 1000 है, 2000 है, तो वो जितने घंटे लगते हैं उस घंटे के हिसाब से वो पे करता है। इसी तरह जिन इंडस्ट्रीज में मशीनरी की ओवरऑलिंग और मेंटेनेंस जो है वो टाइम टू टाइम इन्वॉल्व होती है, तो उसमें परमानेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्टर हायर नहीं किया जाता, उसमें पर आवर पेमेंट की जाती है। मिसाल के तौर पर ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में किसी भी प्लांट की शटडाउन के लिए और उसको दोबारा रन करने के लिए हम जो ओवरऑल करते हैं या मशीनरी की जो मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, उसमें जितना टाइम इन्वॉल्व होता है उसको टाइम के हिसाब से भी पेमेंट की जाती है, ठीक है। आपके जितने दिन लगेंगे, आपके जितने इंजीनियर्स होंगे, उनके रेट के हिसाब से जितने जो है उनके घंटे लगेंगे उस हिसाब से आपको पेमेंट की जाती है। और उसके अलावा आपको मटेरियल के अलग से जो है वो पेमेंट कर दी जाती है।